हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कई लोगों के कुछ डाउट होते हैं। ठीक है, और वही डाउट आज हम लोग देखने वाले हैं और देखते हैं कि कितने डाउट हैं जो लोगों द्वारा पूछे जाते हैं और उनका सिंपल सा सलूशन क्या रहता है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ। तो अब हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे सोच रहा है, अपने आप को यहाँ पे समझिए अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। और ये हमारा मिशन है यूपीएससी का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है आईएएस, यानी कि यूपीएससी जो आईएएस का एग्ज़ाम कराती है जो कि सीएससी के अंडर ही आता है। तो आईएएस के लिए आयु सीमा क्या है? तो दोस्तों, इसमें सिर्फ आईएएस बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन ये सभी जो सीएससी एग्ज़ाम होता है यूपीएससी के अंडर में उन सभी का ये दिया गया। ठीक है, तो एज क्या है ये पूछा जाता है। तो एज में जैसे कि जनरल है, ओबीसी है और एससी एसटी का, इन सभी का मिनिमम एज जो है 21 यानी कि 21 साल का रहता है। यानी कि आप 21 साल से कम है तो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, खास करके यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम। ठीक है, अब चलिए चलते हैं और जानते हैं कि क्या एज है कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि जनरल का जो मैक्सिमम एज है 32 साल का है। ठीक है, इसके बाद ओबीसी का जो है 32 साल का है और प्लस 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि टोटल 35 साल इनको मिल जाता है ओबीसी वालों को। ठीक है, इसके बाद एससी और एसटी जो है उनको 32 साल तो नॉर्मली सब लोग दे सकते हैं। इसके बाद 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, यानी कि टोटल 37 साल एससी और एसटी को मिलते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो जनरल को टोटल 32 साल मिलते हैं, इसके बाद ओबीसी को टोटल 35 साल और इसके बाद एससी और एसटी को टोटल 37 साल एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, यानी कि ये मैक्सिमम एज है। अब चलिए जानते हैं कि कितने अटेम्प्ट्स कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। तो जनरल का जो है टोटल 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, यानी कि अगर जनरल में किसी का ग्रेजुएशन जो है 21 साल में हो चुका है तो वो केवल 6 ही अटेम्प्ट्स दे सकता है 32 साल होते होते। ठीक है, इसके बाद जनरल में ही देखा जाए पीडब्ल्यूबीडी का या फिर ओबीसी का देखा जाए या फिर ईडब्ल्यूएस का देखा जाए, ये सभी जो है 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एससी और एसटी का जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, लेकिन उनका एज जो है मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। उससे अधिक अगर हो गया तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जान लिया है कि आईएएस खास करके यूपीएससी सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए क्या आयु सीमा है और वो कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ये आप लोगों ने जान लिया है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा कठिन है, यूपीएससी प्रारंभिक या फिर मुख्य? यानी कि पूछा गया है हमसे कि यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है उसका प्रीलिम्स कठिन होता है या फिर मेंस का एग्ज़ाम कठिन होता है। तो सिंपली नॉर्मली अगर बोला जाता है तो प्रीलिम्स का आसान होता है, क्योंकि उसमें बस टिक लगाना होता है आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, यानी कि क्वेश्चन के आंसर आपके सामने ही होते हैं, उन्हीं को लिखना होता है। जबकि मेंस में आपको पूरा रिटेन में रहता है तो आपको पूरा लिखना पड़ता है और उसमें डेप्थ में नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तो मुख्य परीक्षा ही जो है मुश्किल होता है प्रीलिम्स के मुकाबले, लेकिन प्रीलिम्स भी उतना आसान नहीं होता है। लेकिन दोनों अगर देखा जाए प्रीलिम्स और मेंस को, तो मेंस हमारा मुश्किल होता है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी पर्याप्त है? बहुत से लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी जो है, केवल एनसीईआरटी पढ़ने से क्या हमारा यूपीएससी निकल जाएगा? तो वो थोड़ा मुश्किल है। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से सभी सब्जेक्ट को नहीं क्लियर किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको केवल एनसीईआरटी पूरा पढ़ लेंगे तो भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ ही सब्जेक्ट है, सभी ऐसे नहीं हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी पर्याप्त है? तो एनसीईआरटी प्रीलिम्स के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है उसमें नॉर्मल तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें करंट अफेयर भी होता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं होता है। ठीक है, तो करंट अफेयर जो है आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, और जियोग्राफी हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, ये सब तो आप एनसीईआरटी से ही केवल पढ़ लेंगे तो भी आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो है करंट अफेयर और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। वो क्या क्या है वो अगर आप जानना चाहते हो तो इसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा अभी। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा।
और फिलहाल तो यही है कि पूछा गया जो क्वेश्चन का आंसर है कि एनसीईआरटी ही पर्याप्त प्रीलिम्स के लिए नहीं है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2 महीने पर्याप्त हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। और इसमें हाँ का ये है कि अगर आपके पास जितने भी टॉपिक्स जो हैं आपके पास अगर अवेलेबल हैं ऑफलाइन में, ठीक है, और करंट अफेयर के लिए ही केवल आप ऑनलाइन जा रहे हैं और वो भी खास करके आपके पास 2 ही महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो आपके पास टोटल जो है लगभग 10 महीने का करंट अफेयर भी अवेलेबल होगा और आपको लगभग मिनिमम जो है 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। अगर इससे पहले 2 महीने से पहले आपका इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, कि प्रीलिम्स यूपीएससी क्या होता है, प्रीलिम्स क्या होता है, तो आप अगर केवल आपके पास पूरा सिलेबस है, ठीक है, और सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए वो सभी टॉपिक्स आपके पास हैं और जो है आपके पास करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो सब है, तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा करेंगे। सभी स्टडी मटेरियल को अगर इकट्ठा करने में भी लग जाएं तो आपको मिनिमम 5 दिन लगेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप उन सबको तैयार करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको एक बार पढ़ने से याद हो जाता है तो उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, उनके लिए ये पॉसिबल है। लेकिन लगभग आप बोल सकते हैं कि 95% लोगों के लिए ये मुश्किल है। लेकिन अगर हाँ आपके पास पहले से स्टडी मटेरियल है और आपको यूपीएससी के बारे में थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, कि प्रीलिम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस को लगाया है प्रीलिम्स का, तो आपके लिए भी आसान हो सकता है। तो अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या यूपीएससी प्रीलिम्स में गणित है? तो जाहिर सी बात है कि इसका जवाब है हाँ, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो होता है 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है GS1 और एक होता है GS2। GS1 में जो होता है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं, और जो पेपर 2 होता है यानी GS पेपर 2 जो है उसमें जो है आपका CSET इसको नॉर्मली बोलते हैं, इसमें आपका मैथ रहता है, ठीक है, इसके बाद रीजनिंग रहती है और इसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन रहता है, ठीक है, यानी कि पैराग्राफ दे दिया जाएगा, हिंदी में ही दिया जाता है, इंग्लिश में भी दिया जाता है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें दे सकते हैं और उसी को जो पैराग्राफ दिया गया उसी में से आपको क्वेश्चन देख के अपने हिसाब से आंसर लगाना होता है। तो हाँ इसका जवाब है, ठीक है। और इसका लेवल इसमें बोला गया है कि 10वीं स्तर का रहेगा, ठीक है, यानी कि 10th लेवल का रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो CSET का एग्ज़ाम होता है उसमें जो मैथ दिया गया होता है वो अलग लेवल का होता है। अगर आपको केवल 10th लेवल तक का ही पता है तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है CSET। लेकिन हाँ अगर आपके पास मैथ का नॉलेज नहीं है तो भी आप रीजनिंग कर सकते हैं और परिच्छेद जो है, ठीक है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन से भी आपका CSET क्लियर हो सकता है। और आप सभी को तो पता ही होगा कि अगर आपने CSET क्लियर नहीं किया है, यानी मिनिमम कट ऑफ जो है 33% का होता है, तो अगर आपने 67 नंबर नहीं पाया 200 में से, तो आपका जो GS1 का पेपर है वो भी चेक नहीं होगा। तो आपको इसमें पास होना ज़रूरी है, ठीक है, इसके बाद ही आपका पेपर 1 जो है वो चेक होगा। तो आपको इसका जवाब मिल ही गया होगा कि गणित जो है वो अवेलेबल होता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके सामने लाए गए हैं और बहुत से क्वेश्चन और भी होते हैं जो कि आपके पास टाइम टू टाइम आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपका भी इन 5 में से कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वो आपको क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ वो भी कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके के और भी वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।